स्टूडेंट्स, बीए बीएड बीएससी बीएड फोर्थ ईयर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से आप लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन हमें ये भी विश्वास है कि आप घर बैठ के अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपको एग्ज़ाम भी देना है। सर भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, नोट्स आपके लिए डाले जा रहे हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सर को फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं कि सर हमें कौन सा सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, या कुछ जो कमियां हैं, हो सकता है कि सर जो डाल रहे हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, या फिर जो सर समझा रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आ रहा हो। इसलिए आप निसंकोच होकर के जो भी सब्जेक्ट टीचर है उसको फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं कि सर आपने जो भी पढ़ाया था वो हमें समझ में नहीं आया, या वो टॉपिक दोबारा से बताओ। तो इस प्रकार की कोई भी बात हो तो आप तुरंत फ़ोन करके सर से संपर्क कर सकते हैं। बाकी मेरे को पता है कि 4 ईयर के बच्चे हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, मैच्योर हैं, क्योंकि अब आप बीएड भी करने जा रहे हो, डिग्री आपकी ऑलरेडी हो ही चुकी है। तो इस साल जो 4th ईयर में आपका जो ध्यान होगा वो पूरा बीएड के सब्जेक्ट पे होगा, क्योंकि जब आप टीचर बनेंगे तो इसी आधार पर आप में जो गुणों का विकास होगा, ये 5 शिक्षा के विषय जो चलेंगे 4th ईयर में, इन 5 के आधार पर ही आपको टीचर में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, बच्चों को किस प्रकार से वो टैकल करेगा, किस प्रकार से पढ़ाएगा, वो सारी चीज़ें इस साल आपको सीखनी है। तो जब तक आपकी क्लासें नहीं लगती हैं तब तक आप घर बैठ कर के जो भी नोट्स डाले जा रहे हैं उनको पढ़ते रहो थोड़ा थोड़ा। अगर बाद में समझ में नहीं आता है तो जब भी नेक्स्ट टाइम कॉलेज खुलेगा तो आपको वापस से बताया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल संभावना कम है कॉलेज खुलने का। तो जैसे कॉलेज खुलेंगे तो आप जितनी भी आपकी समस्याएं हैं वो समस्याएं लेकर के आएंगे, फिर उनका हम बैठ करके सॉल्यूशन करेंगे। तो मैं बात कर रहा था 4 ईयर में एजुकेशन के जो पेपर चलेंगे उनमें से एक पेपर है अनुशासन एवं विषयों की समझ, और एक पेपर है जेंडर, शिक्षा और समाज। ये 2 पेपर हैं। तो इनमें से जो अनुशासन और विषयों की जो समझ का पेपर है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे यहाँ कि अनुशासन और विषय की समझ में हम क्या पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम मैच्योर हैं, बीएड कर रहे हैं, तो इतना तो हमें भी पता है कि अनुशासन के क्या फ़ायदे हैं, कि अनुशासन क्यों ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए डिसिप्लिन का होना ज़रूरी है। अगर घर में या आपके आस पड़ोस में या आपके विद्यालय में डिसिप्लिन नहीं है, चाहे वो अध्यापक हो या स्टूडेंट हो, दोनों में अगर डिसिप्लिन नहीं है तो फिर आप किसी भी कार्य को सही से नहीं कर सकते हैं। इसलिए जीवन में अनुशासन को एक महत्वपूर्ण गुण माना गया है कि मानव जीवन में अनुशासन एक महत्वपूर्ण गुण होता है। अगर अनुशासन नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए जो अनुशासन की बात करें, क्योंकि मैं आपको अभी बताता हूं कि अनुशासन और विषयों की समझ में आपको क्या पढ़ना है। तो ये पेपर रहेगा आपका 3rd। अनुशासन एवं विषयों की समझ। 3rd पेपर चलेगा। जो 5 पेपर एजुकेशन के आपके चलेंगे उनमें तीसरा पेपर ये रहेगा। तो जब अनुशासन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें अनुशासन का अर्थ समझना है कि अनुशासन का अर्थ होता क्या है। तो जैसे कि अनुशासन अंग्रेजी भाषा से डिसिप्लिन से लिया गया है, और डिसिप्लिन को हम हिंदी में अनुशासन बोलते हैं। तो सबसे पहले जब हम अर्थ की बात लिखेंगे कि एग्जाम में पूछा जाएगा अनुशासन की सविस्तार व्याख्या कीजिए, और जब अनुशासन की विस्तार से व्याख्या आपसे पूछेगा तो हम स्टार्ट करेंगे अनुशासन के अर्थ से। तो यहाँ पे अनुशासन का अर्थ, अनुशासन का अर्थ, तो अर्थ को स्टार्ट करने के लिए आप करेंगे कि अनुशासन अंग्रेजी भाषा के शब्द डिसिप्लिन का हिंदी रूपांतरण है।
अंग्रेजी भाषा के शब्द डिसिप्लिन का हिंदी रूपांतरण है। ये जो डिसिप्लिन आप देख रहे हैं ये शब्द लैटिन भाषा के शब्द से बना है। डिसिप्लिन एक लैटिन भाषा का शब्द है डिसिपुलस, DISCIPULUS, डिसिपुलस से बना है। और ये जो लैटिन भाषा का डिसिपुलस जो शब्द है इसका अर्थ होता है शिष्य, छात्र या शिक्षक का अनुगामी। यानी कि जो शिक्षक का जो अनुगामी होता है या जो शिक्षक के द्वारा जो सीखता है उसको हम क्या कहते हैं? विद्यार्थी कहते हैं। इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अनुशासन की अलग अलग बात कही है। तो इसमें से दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। पहला है एच मार्टिन के अनुसार। एच मार्टिन इन्होंने अनुशासन के बारे में कहा है कि अनुशासन मानव व्यवहार का एक निश्चित चरण है। यानी कि जो मानव का जो व्यवहार है उसी को अनुशासन के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो जब आप ये लिखेंगे अनुशासन की परिभाषा था तो आपको लिखना है व्यवहार के कुछ निश्चित नियमों की पालना अनुशासन कहलाता है। यानी कि एच मार्टिन के अनुसार व्यवहार के निश्चित नियमों की पालना अनुशासन कहलाएगा। दूसरी बात करते हैं जॉन डीवी के अनुसार। जॉन डीवी के अनुसार यह अनुशासन के बारे में कहते हैं कि व्यवस्था की शक्ति और कार्य करने के लिए उपलब्ध साधनों पर नियंत्रण। यानी कि व्यवस्था की जो शक्ति होती है और वहाँ पर जो उपलब्ध साधन होते हैं उन पे नियंत्रण रखना ही अनुशासन कहलाता है। तो इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक तो व्यवस्था की शक्ति और दूसरी चीज़ है इसमें उपलब्ध साधनों पर नियंत्रण। साधनों पर नियंत्रण अनुशासन कहलाएगा। यानी कि जो व्यवस्था होती है वो कहीं की भी हो, घर की व्यवस्था हो या स्कूल की व्यवस्था हो, उस व्यवस्था में जो शक्ति होती है और उस शक्ति के आधार पर जो साधन उपलब्ध होते हैं उन साधनों पर नियंत्रण ही अनुशासन के अंतर्गत माना जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अनुशासन मानव के व्यवहार तथा मानव व्यवस्था में जो साधन पाए जाते हैं उन साधनों पर नियंत्रण ही अनुशासन माना जाएगा। अब हम बात करते हैं अनुशासन के प्रकारों की कि अनुशासन के कितने प्रकार हैं। तो जब अनुशासन के प्रकारों की बात आएगी तो आपको यही समझ लेना है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक है। तो इसलिए आप सिर्फ टॉपिक के आधार पर ही समझ करके लिख सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको यहाँ बताऊँगा तो उसी आधार पर आप अपने शब्दों में उस चीज़ को लिखेंगे कि इसमें क्या होता है। तो सबसे पहला जो हम प्रकार की बात करें अनुशासन के प्रकार, तो प्रकार में 4 प्रकार के अनुशासन होंगे। नंबर पहला प्राकृतिक अनुशासन। प्राकृतिक अनुशासन, इस अनुशासन के आधार पर ऐसा माना जाता है कि बच्चों पर किसी भी प्रकार का बाहरी दबाव नहीं होना चाहिए, बच्चे को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। जैसे जैसे बच्चा स्वतंत्र रहेगा वैसे वैसे उसमें अंदर से उसकी जो शक्तियां हैं या जो उसकी मनोवृत्तियां हैं या जो उसकी रुचियां हैं वो विकसित होंगी
और जैसे जैसे बच्चे का मस्तिष्क या उसकी रुचियां या अभिरुचियां या मनोवृत्तियां विकसित होती जाएंगी, बच्चा खुद डिसिप्लिन में रहना सीख जाएगा, यानी कि अनुशासन में रहना सीख जाएगा। तो इस प्राकृतिक अनुशासन के जो समर्थक हैं उनका यही मानना है कि बच्चों पर किसी भी बाहरी वस्तुओं का या किसी बाहरी व्यक्ति का दबाव नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा खुद करके सीखेगा और धीरे धीरे उसमें खुद की सोच विकसित हो जाएगी और वो अनुशासन में रहना सीख जाएगा। इसलिए प्राकृतिक अनुशासन का सीधा सा अर्थ है कि बच्चों पर किसी प्रकार का बाहरी दबाव ना हो, यानी कि बाहरी दबाव रहेगा तो बालक कभी भी अनुशासन में नहीं रहेगा। और इतना तो हम भी सोचते हैं कि एक तो अनुशासन खुद बच्चा उत्पन्न करता है, एक सर के द्वारा उसे अनुशासन में रखा जाता है। तो अनुशासन जब बच्चा खुद करके अपने आधार पर अनुशासन में रह रहा है वो ज़्यादा मायने रखता है, ना कि सर डंडा लेकर के जा रहे हो सिर्फ बिठाए रखें कि क्लास में बैठा रहे। ऐसा अनुशासन नहीं होता। इसलिए प्राकृतिक अनुशासन यही कहता है कि बच्चे पर बाहरी दबाव ना डाल करके उसे स्वयं ही अनुशासन में रहना विकसित करना चाहिए। सेकंड जो हम बात करें वो है आधिकारिक अनुशासन। नंबर 2, आधिकारिक अनुशासन। और आधिकारिक अनुशासन तो आप समझ ही गए होंगे कि ये डंडे वाला अनुशासन है, कि कोई भी डंडा लो और बच्चों पर दबाव रखो, यानी कि ये इसके विपरीत है। प्राकृतिक अनुशासन जैसे कह रहा था कि इस पर बच्चे पर कोई बाहरी दबाव नहीं रहेगा, लेकिन इसके विपरीत आधिकारिक अनुशासन ये कहता है कि बच्चे को नियंत्रण में रखना है, क्योंकि अगर डंडा ढीला हो जाता है तो बच्चा समझ नहीं पाता है। इसलिए ये कहता है कि बच्चे को हमेशा किसी ना किसी के आधार पर नीचे रखना चाहिए। जैसे ही घर में माता पिता के अधिकार में रहेगा वो, और स्कूल में आएगा तो टीचर के अधिकार में या अपने जो भी सर हैं उनके अधिकार क्षेत्र में रहेगा। इसलिए ये कहता है कि दबाव के आधार पर ही बच्चों में अनुशासन उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि ये बिना दबाव का अनुशासन है और इसमें पूर्ण रूप से बच्चों पर दबाव रहता है। तो बच्चा हमेशा दबाव के आधार पर ही अनुशासन में रहना पसंद करता है। तीसरी बात करें हम व्यक्तिगत अनुशासन। व्यक्तिगत अनुशासन और व्यक्तिगत अनुशासन में एक चीज ध्यान रखनी है कि इस अनुशासन में हम बच्चों को शामिल नहीं करते हैं। ये अनुशासन जो किशोर अवस्था के बाद में जो व्यक्ति होते हैं उन पर लागू होता है, और इनका मानना है कि इन पर ना तो किसी प्रकार का कोई अधिकार रखा जाता है या कोई दबाव रखा जाता है, ना ही उन्हें स्वतंत्रता दी जाती है। ये अनुशासन ये कहता है कि जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है या बालक बड़ा होता है वो खुद ही क्या है अनुशासन में रहना सीख जाता है, यानी कि खुद के आधार पर वो नैतिक और अनैतिक, सही और गलत दोनों का फैसला करने लग जाता है कि क्या गलत है और क्या सही है। और जब उसकी बुद्धि विकसित हो जाती है तो ऑटोमेटिक उसे पता लग जाता है भाई कौन से काम के लिए हमें प्रशंसा मिलती है और कौन से काम के लिए हमें निंदा मिलती है। तो व्यक्ति क्या करता है कि जैसे जैसे जिन निंदाओं के कार्य को छोड़ देता है और स्वतः ही वो प्रशंसा वाले कार्य करने लग जाता है, और जब प्रशंसा वाले कार्य करेगा तो नो डाउट हमें पता है कि वो सारी चीज़ें अनुशासन के अंतर्गत मानी जाएंगी। और लास्ट जो इसका प्रकार है सामाजिक अनुशासन, नंबर 4। सामाजिक अनुशासन। सामाजिक अनुशासन, और सामाजिक अनुशासन का सीधा सा अर्थ होता है समाज में जो आदर्श, हमारी प्रथा, परंपरा, नियम जो भी बने हुए हैं उन सब के आधार पर जब हम कार्य करते हैं या उनको ध्यान में रख करके हम काम करते हैं तो स्वतः ही हम अनुशासन में रहना सीख जाते हैं। यानी कि ये समाज के आदर्शों से संबंधित माना जाता है या नियमों से संबंधित माना जाता है, प्रथाओं से संबंधित माना जाता है। इस आधार पर व्यक्ति क्या करता है कि वही काम करता है जैसा उसका समाज उसे अलाउ करता है। तो इस आधार पर ऑटोमेटिक व्यक्ति में या बालक में किससे संबंधित, अनुशासन से संबंधित गुणों का विकास हो जाता है। तो अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि अनुशासन के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। अभी तक आप यही बताना कि आपको इसमें कुछ चेंज चाहिए,
क्या इसी प्रकार से आप समझ करके इनको लिख सकते हैं? जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये अर्थ आप लिखेंगे कि डिसिप्लिन का हिंदी रूपांतरण है लैटिन भाषा के शब्द से बना है, लैटिन भाषा के डिसिपुलस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है शिष्य, छात्र या शिक्षक का अनुगामी। यानी कि शिक्षक का अनुसरण करने वाला ही कौन होता है? शिष्य होता है, अनुगामी। अनुगामी। उसके बाद में एग्जाम में आप दो विचारकों की परिभाषाएं दे देंगे। एच मार्टिन के अनुसार कि व्यवहार के निश्चित नियमों की पालना अनुशासन कहलाता है। दूसरा जॉन डीवी के अनुसार लिख देंगे कि व्यवस्था की शक्ति या उपलब्ध साधनों पर नियंत्रण अनुशासन कहलाएगा। तीसरी बात प्रकार आ जाएंगे। उसके बाद में अर्थ के बाद में इसके प्रकार के अनुशासन के निम्न प्रकार हैं। तो नंबर 1 लगा करके आप इसकी व्याख्या करेंगे। प्राकृतिक अनुशासन, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि प्राकृतिक अनुशासन में बच्चों पर कोई दबाव नहीं होता, स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, बच्चा धीरे धीरे समाज में देख करके सीख जाता है, और जब बच्चा सीखता है तो ऑटोमेटिक वो अनुशासन में रहना भी सीख जाता है। उसके बाद में सेकंड आधिकारिक अनुशासन, और आधिकारिक अनुशासन में बच्चा हमेशा दबाव में रहता है, यानी कि दबाव के आधार पर वो अनुशासन में रहता है। घर में माता पिता के द्वारा उसे अनुशासन में रखा जाता है, और स्कूल में टीचर के द्वारा उसे दबाव में रख करके अनुशासन सिखाया जाता है। तीसरा जो है व्यक्तिगत अनुशासन, और व्यक्तिगत अनुशासन जैसा कि पता है बच्चों के लिए नहीं होता है। जब ये बड़े हो जाते हैं, उनका बुद्धि विकसित हो जाती है, तो जब बड़े होंगे, बुद्धि विकसित होगी, तो उसमें नैतिक गुणों का विकास होगा, और नैतिक गुणों का जब विकास होगा तो बच्चा अच्छे और बुरे में अंतर करना सीख जाएगा, और जब अच्छे और बुरे में अंतर करना सीख जाएगा तो हमेशा अच्छे काम करेगा। अच्छे काम करेगा तो ऑटोमेटिक नो डाउट व्यक्ति में अनुशासन के गुण भी विकसित हो जाएंगे। और तीसरा है सामाजिक अनुसंधान, और सामाजिक अनुशासन में सामाजिक गुणों को ध्यान में रखा जाता है, सामाजिक आदर्शों को ध्यान में रखा जाता है। व्यक्ति जैसी उनकी प्रथा, परंपरा या आदर्श, नियम जैसा कहते हैं वैसा व्यक्ति कार्य करता है, जिससे ऑटोमेटिक सामाजिक अनुशासन बना रहता है। थैंक यू।